चलिए कैन आई स्टार्ट एवरीवन। गुड मॉर्निंग। किया कल देखा आपने सब अच्छी तरह से, एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं कल जो हमने किया, और आज हमें फुल फ्लेजेड पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझना है। आगे आगे आजा दोस्त, कम दिस साइड, शिफ्ट शिफ्ट आ जाओ। ओके, let us quickly start. I want first 3 definitions of cost, costing and cost accounting. बताइए, what is cost? खर्चा। what is costing? खर्चा कैलकुलेट करने का प्रोसेस। और what is cost accounting? जब आप खर्चा कैलकुलेट कर ले और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ले तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। परफेक्ट है ये? सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्टिंग, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या ये सबको सॉर्टेड है? कॉस्ट का मतलब फिर से एक बार खर्चा, कॉस्टिंग का मतलब है खर्चा कैलकुलेट करने का प्रोसेस। इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल दैट आई गेव यू, सिंगिंग, डांस, डांसिंग, कॉस्टिंग, करेक्ट एवरीबडी। और उसी के बाद हमने बोला कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कुछ कॉस्टिंग के रूल्स हैं, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। उन रूल्स को समझकर आपको क्या करना है, अपने बुक्स में सारा कॉस्टिंग रिकॉर्ड करना है। सारी कॉस्टिंग की जो प्रोसेस है, टेक्निक है, समझ के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, याद है सबको ये, राइट? बताइए, 3 मेजर कॉस्ट होता है कभी भी कोई भी चीज बनाना है। नंबर 1 इज मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज एक्सपेंसेस। जो मटेरियल और लेबर में नहीं आया वो आएगा एक्सपेंसेस में। परफेक्ट है। मटेरियल में देयर वर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। द नंबर 1 वाज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल आपके सामने है। उसका मतलब है ऐसे मटेरियल्स जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाकर एंड में बिक जाएंगे। करेक्ट? सो अगर ये कार है और इसके सामने आपको दिख रहा है देयर इज मेटल, देयर इज प्लास्टिक, देयर इज रबर, एवरीथिंग गोज इनटू द प्रोडक्ट, राइट? और ये प्रोडक्ट एक दिन बिक जाएगा। दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? ग्लव्स, हेलमेट, फ्रिक्शन के लिए क्रिएट करने वाला ऑयल, ये सारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। देयर इज वन मोर विच इज लेबर। लेबर अगेन डिवाइडेड इनटू 2, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब कौन सा व्यक्ति जिसने प्रोडक्ट पर एक्चुअल में काम किया है, दैट इज डायरेक्ट लेबर, राइट? अगर कार बनाने के लिए कोई उसका नट बोल्ट टाइट कर रहा है, कोई उस पर काम कर रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट लेबर। बट कैन आई से देयर इज वन मोर एग्जांपल, जो कि एक वॉचमैन है जो फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहता है, वो भी कंपनी के लिए काम कर रहा है, बट क्या वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहा है क्या? नहीं, तो इट्स एन इनडायरेक्ट लेबर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट, क्योंकि हम लोग थोड़ी भाई गाड़ी का नट बोल्ट टाइट करेंगे, राइट? तो हम लोग डायरेक्ट लेबर में नहीं आते, हम लोग किधर आते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। एंड देयर इज वन मोर विच इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? रॉयल्टी, यस और नो? टेक्नोलॉजी के लिए जो आप पेमेंट करते हो, टेक्निकल नो हाउ जिसको हम बोलते हैं, उसी के बाद आपको मिलता है पूरा प्रोसेस, पूरा टेक्निक कार को असेंबल करने का, तो दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दुनिया में जो भी आपके नाम में आता है, 11th 12th में जो भी सारे खर्चे देखे, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, पोस्टेज, ये सारा आपका इनडायरेक्ट खर्चा चला जाएगा, राइट? तो इसको हमने समराइज कर क्या समझा कि देयर आर बेसिकली 3 कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। क्या ये चार्ट आपने कल बनाया था? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट है? मुझे बताइए क्या सबको याद है? रेज योर हैंड्स। डायरेक्ट जो है उसका फैमिली का नाम क्या है? अरे ये हाथ रिस्क करने का बोले थे, चिल्ला रहे मैम। प्राइम कॉस्ट, यस, इसका मतलब है प्राइम कॉस्ट। तो जब भी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट लेबर, ये तीनों जब चीज आ जाएगी तो हम बोलेंगे इसको प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स। मैं उसको थोड़े समय बाद ऑब्वियसली हम लोग OVH, OH जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हमेशा 3 जगह पर मिलेगा। नंबर 1, बड़े सेटअप में हमेशा क्या होता है? फैक्ट्री। दूसरा क्या होता है? ऑफिस। और तीसरा क्या होता है? शोरूम। ये क्लियर हो गया सबको? अगर फैक्ट्री है और फैक्ट्री में ओवरहेड्स हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और मैंने एक और एक नाम दिया था, क्या नाम था? वर्क्स ओवरहेड। वेरी गुड,
आईसीआई हमारी माँ जो है बहुत अलग अलग नाम यूज कर रही है, अब कंफ्यूज हो जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, ये सारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं? फैक्ट्री में। अगर वही खर्चा ऑफिस में हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, करेक्ट है। और वही खर्चा अगर शोरूम में हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसका मतलब अब अगर मैं देखूं, अगर मुझे एक स्ट्रोक सब क्लासिफाई करना है, three expenses: material, labor, expenses. Let us classify into direct and indirect. Direct family is known as prime cost, indirect family is known as factory overheads. Factory overheads, admin overheads, selling overheads, ये तीनों जगह पर वो मिल सकता है, राइट? कलेक्टिवली हम उसको overheads भी बोल सकते हैं, उसको indirect खर्चा भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने पहले ये वाला एस्पेक्ट देखा, क्या ये सबको याद है? एक बार फिर से देखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जब आप ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप सेलिंग ओवरहेड्स को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। क्या ये सॉर्टेड है? याद रखना है, पहले फैक्ट्री का खर्चा जुड़ेगा, फिर ऑफिस का खर्चा जुड़ेगा और फिर शोरूम का खर्चा जुड़ेगा। ये सारे टर्म्स आज बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है, कॉस्ट शीट के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वाली चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब भी कोई भी आपको पूछेगा तो वो ऐसे ही बोलेगा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कल ये मार्कर का, कि इसका प्राइम कॉस्ट क्या है, इसका फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। जब भी फैक्ट्री फ्लोर पर कोई ऐसे जार्गन यूज करेगा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो हमें कौन सी कॉस्ट को पूछ रहा है। तो अगर वो फैक्ट्री कॉस्ट को पूछ रहा है तो इसमें डीएम, डीएल, डी और फैक्ट्री का खर्चा आ गया। अगर वो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है तो उसमें आप ऑफिस का भी खर्चा जोड़ देंगे। और अगर वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो आप शोरूम का भी खर्चा उसमें जोड़ देंगे, सेलिंग ओवरहेड्स भी उसमें जोड़ देंगे। आपको लास्ट में मैंने करके भी दिया था, टोटल कॉस्ट में क्या जोड़ना है? प्रॉफिट। वेरी गुड बडी, दैट विल गिव यू सेल्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस, ये मेरे को बिल्कुल भूला हुआ नहीं चाहिए। आज तो हम कॉस्ट शीट में उसको करने ही वाले हैं, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद है कल हम लोग zigzag वे में नीचे से ऊपर भी गए थे, एक बार फिर से करते हैं बिना स्क्रीन पे देखे। तो बताइए, सेल्स में से क्या लेस करेंगे? प्रॉफिट। तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें से हम क्या लेस करेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स। तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या लेस करेंगे? ऑफिस ओवरहेड्स। तो हमें क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या लेस करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट का ही मतलब है डीएम प्लस डीएल प्लस डी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? मैंने आपको ये वाला चार्ट भी बताया था कल, डू यू रिमेंबर? यस, ये चार्ट देखा था या नहीं देखा था? बताइए एक बार फिर से। डीएम प्लस डीएल प्लस डीई। बहुत बढ़िया, बहुत पढ़कर आए हैं। दिस इज प्राइम कॉस्ट। अगर मैं इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दूं तो अब ये चारों को हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन अगर यस ये कैंसिल कर दें और सिर्फ ये ही तीन को कंसिडर करें तो इसको बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो ये वाला भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। यू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू गेट फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन उसमें से आप डायरेक्ट मटेरियल को हटा दो और फैक्ट्री ओवरहेड्स को रहने दो तो फिर ये तीन कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। क्या यहां तक सबको ये वाला पार्ट क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको कहा था बड़े सेटअप्स में हमेशा तीन इन्वेंट्रीज का काम दिखेगा। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 WIP, नंबर 3 फिनिश गुड्स। और हमने एक एग्जांपल लिया था MRF का। इफ यू रिमेंबर, दे परचेज लॉट ऑफ रबर फ्रॉम ब्राजील, लेकिन उनको रबर बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है। रबर उनके लिए क्या है? रॉ मटेरियल। वो लोग रबर बहुत सारा अपने गोडाउन्स में स्टोर करके रखते हैं बिकॉज इट्स अ सीजनल प्रोडक्शन। तो आपको रॉ मटेरियल संभाल के रखना पड़ता है। बट आपको क्या वो बेचना है क्या? नहीं, मेरे को वो बेचना नहीं है। जब ऑर्डर आएगा, जब उनको लगेगा कि बहुत ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं, वो रबर को गोडाउन से लेकर फैक्ट्री में लेकर आएंगे और उस पर क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन अगर वो बना ही नहीं है, थोड़ा बना है, थोड़ा बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? WIP। और जब वो पूरी तरह से बन जाता है, रेडी हो जाता है, शोरूम में बिकने के लिए चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं FG। जब वो बिक जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। राइट? अगर पैसा देगा तो कैश,
नहीं देगा तो डेटर्स। बट अभी हमें इतना ही समझना है, तीन तरह का इन्वेंट्री हो सकता है। छोटा सेटअप है, होलसेल, रिटेल, तो बताइए कौन सी इन्वेंट्री रहेगी? सिर्फ एक ही इन्वेंट्री रहेगी, कौन सी? फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ना हम कुछ बनाते हैं ना हम कोई रॉ मटेरियल हमारे घर में रखते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो तीनों इन्वेंट्रीज को आपको फेस करना है, रॉ मटेरियल, WIP, FG। अगर छोटा सा सेटअप है तो आपको सिर्फ एक ही चीज फेस करनी है, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। इज दिस क्लियर? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट किया हमने, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। कल हम लोग का इसमें 20-25 मिनट्स गया, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स। कौन सी कॉस्ट है जो टोटालिटी पे सेम ही रहता है, इट डज नॉट चेंज ऑन अ टोटालिटी बेसिस? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। ऐसा कॉस्ट जो टोटालिटी पे सेम रहता है। सर, अरे बैठ के सर, ऐसा इज्जत इतना मत दीजिए मुझे इतना सहन नहीं होगा। हाँ प्लीज बताइए सर। इज अ एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। फिक्स कॉस्ट टोटालिटी पे हमेशा से सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं हो सकता, बराबर है? एक मिनट, कौन सी कॉस्ट है? गिव मी सम एग्जांपल्स। फिक्स कॉस्ट का कॉस्ट क्या है? एग्जांपल्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ओहो कल वाले एग्जांपल मुझे ही चिपका रहे हो। रेंट, रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। सैलरीज इज अ फिक्स कॉस्ट, दे डज नॉट चेंज, राइट? और ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो पर यूनिट बेसिस सेम रहती है? पर यूनिट बेसिस सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट, राइट? एग्जांपल चिपका दो मेरा एग्जांपल मुझे चिपका दो। Books, right? So the books that I give you, the variable cost per student remains the same, but on a totality basis it will keep on changing, because 0 student रहेगा तो 0 books, 100 रहेगा तो उतना खर्चा, 500 रहेगा तो उतना खर्चा, and so forth. So on totality basis the variable cost keeps on changing, but on a per unit basis it remains same, whereas fixed cost on a totality basis remains same, but on a per unit basis it keeps on changing. मेरे को बताइए, जैसा जैसा यूनिट बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? घटता जाएगा भाई, बिकॉज कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ डिनोमिनेटर। जैसा जैसा यूनिट्स बढ़ेगा वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरता जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है? सेम ही रहेगा, इट रिमेन्स द सेम। आप 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, 10 लाख बनाओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता रहेगा। तो मैंने आपको डब्बा बना के दिया था कल, याद है आप सबको? एक बार वो डब्बे को मैं रिवाइज करवा दूं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है, टोटलिटी पे सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, बट टोटलिटी पे चेंज होता रहता है। और आपको जीवन में किसी ने कॉस्टिंग में पूछा, चल बता ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स, तो आपको कौन से पर्सपेक्टिव से उसको चेक करना है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर्सपेक्टिव? You have to ask a question to yourself, क्या ये खर्चा मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स, मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स से लिंक्ड है क्या? अगर लिंक्ड है तो फिर ये वेरिएबल है, और लिंकेज नहीं है तो फिर वो फिक्स कॉस्ट है, राइट? जैसे रेंट तो आपको देना ही है, आप अंदर बनाओ मत बनाओ, डांस करो, गाना गाओ, जो करना है करो, रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने वर्कर से काम करवाया नहीं करवाया, सैलरी तो देना ही पड़ेगा। 1020 कस्टमर आया, 0 कस्टमर आया, सैलरी तो आपको देना ही पड़ेगा। सो दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। क्या ये क्लियर है? कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा उतावलापन था, सेमी में घुस गए थे। सेमी सबको पता है, टू सम एक्सटेंट इट इज फिक्स, पोस्ट दैट इट बिकम्स वेरिएबल। कुछ पार्ट हमेशा आपको फिक्स रहेगा, कुछ पार्ट वेरिएबल रहेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वॉल्यूम। क्या ये वाला पार्ट भी सबको क्लियर है? सो द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव taught yesterday were the prime cost, the overheads at 3 places, the conversion cost वाला table, the fixed cost, the variable cost, and the 3 types of inventories. इसके अलावा और कुछ किया क्या हमने? Anybody? एक बार अपने बुक्स देख लीजिए प्लीज। और कुछ हमने लिखा करा जो मैंने अभी रिवाइज नहीं करा है? दिस वाज समथिंग दैट वी डिड यस्टरडे, राइट? ये वाला पार्ट हमने कल करा है, राइट और नो? एवरीबडी ओके? ओके, अभी हमें कॉस्ट शीट समझना है, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। कंपलसरी क्वेश्चन आता है इसका, और कल मैंने आपको एक क्वाड्रेंट में चार्ट्स का बाइफरकेशन भी करके दिया था, वेर आई गिव यू कि वो विच चैप्टर्स आर टॉप 6, कौन से चैप्टर्स है जो फाइनल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स है जो बिजनेस करने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, राइट? ध्यान से देखिए, कॉस्ट शीट इज लाइक अ ट्रेडिंग पीएनएल ऑफ कॉस्टिंग सब्जेक्ट। तो जैसा आपका अकाउंट्स का एक तरह से एंड स्टेज है, सो फर्स्ट आपको सिखाया जाता है जर्नल, फिर सिखाया जाता है लेजर्स, फिर आता है ट्रायल बैलेंस, एंड देन ऑब्वियसली यू कम टुवर्ड्स योर पीएनएल एंड बैलेंस शीट, जहां पर अल्टीमेटली सारा रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट शीट इज एग्जैक्टली द सेम। तो जैसे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट्स के लिए, वैसे कॉस्ट शीट
कॉस्टिंग के लिए। अगर आप देखेंगे 2 मिनट में आपको ऐसी एक बता दूं, ये जो पूरा फॉर्मेट है अभी इसको पूरा समझना है। ये पूरा फॉर्मेट को समझने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट जो है, कैन यू सी दिस, ब्रैकेट में लिखा है बैल्फिक। सो मैं आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पूरा सिखाने वाला हूं। सेल्स क्वेश्चन में दिया रहेगा योर प्रॉफिट विल ऑलवेज बी अ बैलेंसिंग फिगर। अगर ये बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट का है आईसीआई के सोल्यूशन के साथ मैच हो गया आपका एग्जाम में, 7 मार्क्स आपके। नहीं हुआ तो आप आईसीआई के, राइट, वो आपको हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। तो याद रखना है प्रॉफिट का फिगर हमें सही से कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, सेल्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको ऊपर से सॉल्व करते करते कहां तक आना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, और प्रॉफिट जो रहेगा वो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंसिंग रहेगा। अगर वो सही बैठ गया तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है एवरीबॉडी? अब मुझे कुछ आपसे एक दो बातें करनी है, ध्यान से देखिए। पहले हम फॉर्मेट समझने के पहले एक चीज समझ लें। यहां पर मेरे को बताइए, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट? इसको बहुत बार लोग कहते हैं टी फॉर्मेट। मुझे मालूम है कि नहीं, आपको बोला है कि नहीं, टी फॉर्मेट, राइट? और फिर जैसे जैसे हम सीए फाउंडेशन में आते हैं और आपने कंपनी वाले चैप्टर्स करे तो फिर आपने सुना वर्टिकल फॉर्मेट या शेड्यूल 3 सुना होगा आपने। हाँ, वो मुझे पता है कितना बनाया आपने, बट मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज अ टी फॉर्मेट एंड देयर इज अ शेड्यूल 3 फॉर्मेट, करेक्ट? In a T format, there are always two sides, right? So there is a debit side and there is a credit side, correct? और हम लोग रटे आए हैं कि कल भी मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक किधर आता है? अरे बोलो। और परचेजेस किधर आता? ऑसम, हाँ। और परचेज रिटर्न डेबिट साइड में परचेजेस में से लेस कर देता है, तो हम लोग आउटर कॉलम में नेट परचेज बताते हैं। क्रेडिट साइड में ऐसा नहीं करना, मतलब करना है तो कर सकते हैं, आपका कॉल है, बट ऐसा करता कोई नहीं है, राइट? तो अगर आपका परचेज रिटर्न है तो हम ग्रॉस परचेजेस इनर कॉलम में बताते हैं, परचेज रिटर्न लेस करते हैं, नेट परचेज बाहर बताते हैं। व्हाट अबाउट कैरेज इनवर्ड? इधर ही आता है। व्हाट अबाउट सेल्स? व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? कुछ ऐसा दिखता है, राइट? यस और नो? दिस इज अ टी फॉर्मेट। मेरा कॉस्ट शीट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट, इट इज नॉट अ टी फॉर्मेट। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पहले आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी मैं जो कॉस्ट शीट आपके सामने लाने वाला हूं, जो आप आज रट के जाएंगे, तो याद है ना, मैं बोला था मैं पकड़ लेता हूं, आज जाने नहीं दूंगा। कॉस्ट शीट हमारा वर्टिकल फॉर्मेट है, तो देयर आर नो टू साइड्स, देयर इज नो डेबिट एंड देयर इज नो क्रेडिट, देयर इज ओनली वन सिंगल वर्टिकल फॉर्मेट। अब अगर मेरे को वर्टिकल फॉर्मेट बनाने का है तो आई होप यू अंडरस्टैंड, क्रेडिट साला सब आइटम्स मेरे को कहां लेके आने का है? डेबिट साइड में। हे भगवान रक्षा कर। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहां से यहां पर लेकर आता हूं, यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट। तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्या करेगा? एक मिनट, रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट। ऐड करेगा, लेस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, ट्रिग्नो करेगा, डेरिवेटिव करेगा, क्या करेगा? ट्रिग्नो डेरिवेटिव मुझे नहीं आता है, ओके? तो अगर आपने बोला तो मैं बोलूंगा ठीक है कर ही लेंगे। मैम लेस कर देंगे, करेक्ट है ना? ये तो सबको ही पता है। तो अब ये सॉर्टेड है कि व्हेनेवर क्लोजिंग स्टॉक कम्स इन द पिक्चर, वो हमेशा क्या होगा? लेस होगा, करेक्ट? एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा से हमें ऐसा बताया जाता है ओपनिंग प्लस परचेस, बट एक्चुअल में वो क्लोजिंग स्टॉक अगर आप इधर लें तो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री में सिखाया गया था, इज नोन एज कंजम्पशन। ये सुनो, लोग बोल रहे देख तो फाउंडेशन को हाथ मत लगा, मैं पहले ही बता रहा हमारे बहुत लोच है। इज दिस क्लियर? क्या ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, एक तो आपने सुना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या तो आपने सुना है कंजम्पशन, अब डिपेंड करता है कौन सी क्लास से क्या किया, बराबर? तो मेरे को इसको आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, उससे मुझे समझेगा आपका दिमाग में
बादाम है या बटाटा? एक बच्चा है, घर से निकला, 100 चॉकलेट्स, कितने? 100 चॉकलेट्स उसने 10-10 रुपए की खरीदी, तो कितने पैसे गए? कैल्सी पे नहीं करना, हाँ कैल्सी पे नहीं करना। कैल्सी खुद बोलेगा मालिक, मालिक मेरा कितना पागल है, ऐसा नहीं करना। 1000 रुपीज, राइट, 1000 रुपीज आप देंगे। और वो एक स्कूल के बाहर जाकर बच्चा खड़ा हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। ऑब्वियसली धंधा कर रहा है भाई। मैं आपको बोलता हूं उसने 50 चॉकलेट्स बेची। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि वो मैं ही था, मैं दूर से देख रहा था बस। उसने 50 चॉकलेट्स बेची। क्वेश्चन आपके सामने है, 100 चॉकलेट्स खरीदी 10 रुपए की। पूरा अपने दिमाग में सब कर लीजिए। और उसने 50 चॉकलेट्स बेची 20-20 रुपए की। आपको जवाब देना है, जब वो घर जाएगा उसने कुछ कमाया या नहीं कमाया। डू नॉट शाउट, रेज योर हैंड्स। आप बोल सकते हैं नहीं कमाया, और अगर आप बोलते हैं कि कमाया तो आपको अमाउंट बताना है, कितना कमाया। कम ऑन, रेज योर हैंड्स। जिनका हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, मैं क्या समझूं? हाथ नहीं है कि दिमाग नहीं है? छोटा सा एग्जांपल है मैम, कितना छोटा है, इसमें सीए इंटर और कॉस्टिंग दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ 10वीं कक्षा है कि पापा ने बोला बंद कर दो पढ़ाई, धंधे पे लगो, और अपन ये धंधा कर रहे चॉकलेट का। 100 चॉकलेट लिया, 10-10 की, 50 चॉकलेट बेची 20 की। तो क्या अपन घर पे जब जाएंगे, मम्मी पूछेंगे क्या किया आज, तो आपको यही बोलना है कमाया या नहीं कमाया। यू हैव टू ओनली आंसर दिस मच। ये नहीं आ रहा है तो धंधा नहीं करना। हाँ, लेट अस स्टार्ट। सर नहीं, 500 कमाया, एक आया नहीं कमाया। 5 रुपए कमाया, 500 कमाया, 500 500। इसको क्यों बचा रहा तू? कितना दिख रहा, तू सही है, तू रुक जा। हाँ, अब ये सब, अब सब साथ में रहो। अब वो एक लहर शुरू हो गई 500 की, अब साथ में रहो, मरे तो सब साथ में जाएंगे। मैम, कमाया कमाया कमाया, नहीं सर, यू हैव अ फ्रेंड, नहीं कमा, 500 कमा, नहीं नहीं कमाया, कितना? 500 कह रहे हैं आप? बिलकुल माझी मराठी चांगली आहे, जय महाराष्ट्र। में बिलकुल घाबरायचं नाही, एकदम आरामात तुम्हाला जे भाषामध्ये बोलायचे ते बोला, असं काही नाही मॅडम। हाँ, नहीं कमाया, ओके। 500 कमाया, नहीं कमा, नहीं ऑल गुड। तेरा कोई फ्रेंड है यहाँ पे? आना है क्या? वो बेचारा बहुत अकेला हो गया रे, रो रहा है वहां पे। कौन है? हाथ ऊपर करो भाई, किसका दोस्त है, किसका है? थिएटर है क्या अपना ये? आ जा इधर, एक सीट रखे, रुक बैठ बैठना दोस्त। हाँ, 500, ओके ओके सर, कमा, नहीं मैम, नहीं नहीं कमा। ओके, तो कितने लोग, अब एक बार सब हाथ ऊपर करेंगे, कितने लोग कह रहे हैं कि कमाया? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। इतने लोग हैं, ओके, डरना नहीं, अपना जो आंसर है यू शुड स्टिक टू इट। कितने लोग कह रहे हैं नहीं कमाया? नहीं कमाया इज अ रॉन्ग आंसर। अगर नहीं कमाया होता तो ऐसा समझ लीजिए मेरे पिताजी जीवन भर लॉस में ही है। नाउ दिस इज गुड, दिस स्मॉल एग्जाम्पल इज अ रियलिटी चेक
इट विल बी थोड़ा सा हार्ड हिटिंग फॉर यू, बट फ्रैंकली आप ट्रेडिंग अकाउंट रटे हो, इसमें कोई ऐसा बुरा लगने वाली बात है नहीं, लगने वाली है भी बट नहीं है, ऐसा पकड़ के चलिए। बडी अब 2 मिनट इसी चीज को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के देखते हैं, है कि नहीं, इसमें क्या हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास नील था क्या पहले से, मैंने क्या बोला, वो कहां से निकला था, घर से, अपने घर से निकला था, तो नील है। फिर उसने परचेज करा, कितना चॉकलेट परचेज किया, 100 चॉकलेट परचेज किया सर, कितने का, 10-10 रुपए, सो कितना पैसा गया उसका, 1000 का परचेज हुआ कि नहीं, सच्चे बोलना झूठ ना बोलना, ये 1000। मैंने बोला कि कुछ खर्चा वर्चा हुआ, नो खर्चा, नील। फिर मैंने बोला कि उसने चॉकलेट्स बेची, कितनी बेची, 50 बेची, कितने में बेची, 20, 50 इंटू 20, 1000। और बडी जब वो घर पे आया तो क्या उसके पास कुछ चॉकलेट्स अभी भी पॉकेट में थी कितनी, 50 चॉकलेट्स थी, कितने की, 10-10 वाली, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, तो क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है और इधर की टोटल क्या आ रही है, 1500, तो यहां पर प्रॉफिट कितना आया, तड़ा, करेक्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे क्या सिखाना, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब 50 चॉकलेट्स बेची तो बढ़िया 50 चॉकलेट्स जो बेची है उसके सामने 1000 चॉकलेट्स की कॉस्ट को कैसे लेस कर सकते हो। जो बच्चों ने बोला कि नहीं कमाया, आपका दिमाग आपका कर रहा है 50 चॉकलेट बेची 20 रुपए की तो 1000 रुपए आए, और 100 चॉकलेट्स खरीदी 10-10 की तो 1000 रुपए गए, 1000 आए 1000 गए, मैं तो हो गया नील। नहीं, ये कंसेप्ट को ही प्रॉपर करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया था, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हम रट गए हैं, ओपनिंग प्लस परचेस ऐसा। एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट अब समझा क्यों ऐसा सही से बनाया गया है, जिससे अगर जेन्युइनली आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर बच गया है, उसको जानबूझ से क्रेडिट साइड में क्यों लिख दिया जाता है, जिससे ओपनिंग प्लस परचेस डेबिट में है, और अगर आप क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिख दें तो ऑटोमेटिकली वो उतना स्टॉक कम कर देगा, मतलब जितना आपने माल बेचा है उतना ही कॉस्ट कंसिडर होगा। 50 चॉकलेट बेची है तो 50 चॉकलेट का ही खर्चा कंसिडर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड दैट फैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉस्ट शीट, एंड देयरफॉर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेस किया जाता है, और हमें परचेज से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, कंजम्पशन से। हमें परचेज से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कितना बेचा, कितना कंज्यूम किया, उससे मतलब होता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आती है क्या? एवरीबडी, जो बच्चों को लगा कि हमने नहीं कमाया, आपको ये समझा क्या कि 500 कैसे कमाया, और जो बच्चों को लगा कि 500 कमाया क्योंकि उसको लगा कि बाजू वाले को लगा, क्या आपको भी ये लगा कि कैसे आया? एवरीबडी, आप जितना बेचोगे आप उतना ही कॉस्ट कंसिडर करोगे। इज दिस क्लियर? और इसीलिए सीए फाउंडेशन से बताया जा रहा है फोकस हमेशा कंजम्पशन पे होना चाहिए, ना कि परचेज पर। क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? एवरीबडी एक बार बताइए प्लीज। यस, क्लियर है क्या? ये देखो आ गया तुम्हारा फेस। नाउ अगर अब मैं आपको ये वाला पार्ट बताऊं, एकदम आराम से देखना है और समझना है। यहां तक तो आपको ये पता ही था, मैंने आपको कल ही बताया था, प्लीज लिखना नहीं, कुछ भी करना नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्राइम कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ये 3 कल बताया था? ये तीनों की फैमिली को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो अगर आप यहां पर मेरा स्क्रीन पे कॉस्ट शीट का फर्स्ट फॉर्मेट देखेंगे, इट इज डायरेक्ट मटेरियल, बट फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट मटेरियल प्रॉपरली लिखा हुआ है एज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। और कंज्यूम का फॉर्मूला अब आपको कभी जीवन में रटने की जरूरत नहीं है, चॉकलेट से आपको समझ में आ गया। इट इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सॉर्टेड है क्या ये एवरीबडी? पक्का? चॉकलेट से ना समझा तो मैंने एक दूसरे तरीके से भी समझाया कि हमारा कॉस्ट शीट इज नॉट अ टी फॉर्मेट, इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट। तो किसी को यह भी समझना है कि ऐसा क्यों, तो ये समझ में आया ना, ऐसा क्यों? क्योंकि
तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन दैट साइड ना, तो इफ दिस कम्स इस साइड तो फिर वो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक चॉकलेट से समझाया कि वो क्यों लेस होगा, क्योंकि हमें वही कॉस्ट पकड़नी है जिसका मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन उस फॉर्मूला को थोड़ा सा और भी एक्सपैंड कर देंगे, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस, राइट, रिगार्डिंग दैट रॉ मटेरियल। रिगार्डिंग दैट रॉ मटेरियल क्या खर्चा हो सकता है? कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, अगर उस माल के रिलेटेड कुछ लोडिंग अनलोडिंग बोला है तो वो भी उसमें हम ऐड कर देंगे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और आपने एक चीज देखी, दो चीजें लेस हो रही है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और एक और एक चीज लेस हो रही है, क्या? स्क्रैप। सर स्क्रैप क्यों लेस हो रहा है? मुझे बताइए, स्क्रैप जब भंगार आप बेचते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? आता है ना भाई। तो जब पैसा आता है तो वो आपकी कॉस्ट को कम करता है कि आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है? कम करता है। इसीलिए हम हमारी कॉस्ट में से स्क्रैप का पैसा भी लेस कर दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, एवरीबडी? तो अभी एक बार फिर से अच्छी तरह से मुझे देखिए, मेरी आंखों में देखिए, ज्यादा नहीं, रुको। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज प्राइम कॉस्ट। और आज के बाद डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोला तो फटाफट से क्या बोलोगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग माइनस स्क्रैप। सॉर्टेड है क्या ये? एवरीबडी पक्का? नाउ 2 मिनट देखिए, आइटम नंबर 13 क्या आपको दिख रहा है? आइटम नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? रिकवरीज स्लैश स्क्रैप स्लैश बाय प्रोडक्ट स्लैश मिसलेनियस। तो जब ये नीचे आएगा आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो दो हो गया स्क्रैप, एक तो ऊपर भी है और एक तो इधर भी है, दोनों तरफ लेस हो रहा है, मग करायचं कसं? मग कुठे लेस करायचं? तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो स्क्रैप लेस हो रहा है ये स्क्रैप रॉ मटेरियल का है, बट ये जो स्क्रैप है यहां पर, अच्छा, तो ये जो स्क्रैप है जब फैक्ट्री में माल बनता है, बनने के बाद जब क्वालिटी चेक्स होते हैं पता चलता है कुछ माल बनने में खराब हो गया, राइट? एवरीबडी पक्का? उसको जब आप स्क्रैप में बेचते हो और उससे जो पैसे आते हैं वो यहां पे लेस होता है। कौन सा स्क्रैप? जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चला जाता है, उस पे लेबर काम कर लेता है, उस पे इनडायरेक्ट खर्चा हो जाता है, उसके बाद जब वो इंस्पेक्शन में आता है और उसमें समझ में आ गया अरे ये तो कपड़ा फट गया, अगर शर्ट बन रहा है उसमें तो होल है, ये तो नहीं बेच सकते अपन। वैसे बेच सकते, फैशन के नाम पे तो सभी चल रहा है, बट अगर हम थोड़ा सा डिसेंट फैशन करें तो ये नहीं बेच सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रैप करना पड़ेगा। तो आज के बाद याद रखेंगे दो तरह का स्क्रैप है, एक रॉ मटेरियल का, एक आपका जो बन के हो गया ना रेडी उसका स्क्रैप है, उसका नीचे है बाबा, स्क्रैप का ऊपर है, रॉ मटेरियल का ऊपर। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इंस्टीट्यूट ऐसा बताएगी ना कि रॉ मटेरियल का है कि एफजी का? नहीं। तो सर मैं गेस करूं? हाँ। कैसे करूं सर? अक्कड़ बक्कड़? नहीं। तो वो अब ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं क्वेश्चन में, एग्जाम्पल सुनिए। वो कह रहे हैं हमने कॉटन और क्लॉथ लिया और उससे हमने शर्ट्स बनाने शुरू किए, और फिर कहीं तो बस नीचे 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 कहानी दे देते वो, और नीचे कह देते कॉटन या कपड़ा खराब हो गया, या कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते शर्ट जो है वो खराब हो गया, और अब वो कहते हैं चल लगा तेरा दिमाग। अब बताइए इसमें दिमाग लगाना है कि कॉमन सेंस? तो बताइए अगर उन्होंने बोला कि कपड़ा कॉटन खराब हो गया तो आप क्या बोलेंगे? सुपर पोपर, इजी इजी, अरे बोलो। तो वो आपको ऐसा जानबूझ से दो चीजें बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे वी बॉट फ्रेश रॉ मैंगोज और उससे हम बना रहे हैं मैंगो पल्प। अगर उन्होंने बोला मैंगो पल्प खराब हो गया, उसमें आपको एक मक्खी दिखी, शी मत बोलो, ये शी बोलने वाले ही पी लेते हैं उसको फटाफट। अब भी सबका फोटो लेता कौन कौन पानीपुरी खा रहा है बाहर, कितने लोग खा रहे हैं? नहीं? एक मिनट, आप यही सिटी में रहते हैं ना?
अब शर्मा शर्मी करना नहीं, मेरे को सबके चेहरे याद रहते, मैंने पकड़ लिया किसी को कहीं पे तो देख लो कितने लोग हैं जो रोड का पानी पूरी खा रहे हैं, रेज योर हैंड्स, जल्दी रेस कीजिए। ओहो नाटक, पीछे ये क्या होता है पानी पूरी, एक्चुअली ओनली पास्ता। हाँ नहीं नहीं, जिन्होंने पानी पूरी रोड का खाया उनको कोविड वैक्सीन का जरूरत तो नहीं नहीं, नेचुरल एंटीबायोटिक्स बन गए उनके। एनीवेज, तो ये समझा गया आपको। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसमें वो क्या बोलेंगे रॉ मटेरियल, और वो क्या बोलेंगे एफजी, और वो नाम देंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि वो नाम नहीं दे रहे और बोल भी नहीं रहे। बताइए अगर वो ऐसा करेंगे तो सिर्फ आप अटकेंगे या पूरा भारत, पूरा भारत अटकेगा। और ये आईसीआई के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा, बिकॉज सब लोग अजम्पशन करना शुरू करेंगे। यस, और आपको मालूम है जब एक स्टूडेंट अज्यूम करता है और जब उसे सॉल्व करता है तो कितना प्रकार का इनोवेशन क्रिएट हो सकता है, राइट? इसीलिए दे विल नेवर डू दिस, दे विल ऑलवेज स्टेट कि ये रॉ मटेरियल का है या एफजी का। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से ऊपर आ जाऊं और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमें तीन चीजें सबसे पहले लेनी है, डायरेक्ट मटेरियल, कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस स्क्रैप माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम नहीं कंज्यूम, प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का ही दूसरा नाम है डायरेक्ट वेजेस। बहुत बार लोग ऐसे बट लेबर एंड एक ही चीज, नाटक मत कर। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, ये एक ही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया है? इसमें किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता, मैम पूछिए, डाउट नहीं? वेजेस डायरेक्ट एम्प्लॉय में आएगा। वो जो कैरेज इनवर्ड वाले होते हैं ना, वो हमारे वर्कर नहीं होते, ट्रांसपोर्ट वाले रहते हैं, हमारी हताड़ी वर्कर्स बोलते हैं उसको, राइट? डन एवरीबडी, अब आगे बढ़ू। ओके, अब ये आपको मुझे बताइए, क्या पहले ही बता दिया गया था कि प्राइम, एक मिनट, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, हाँ बताइए, प्राइम कॉस्ट में हम लोग कौन सा ओवरहेड ऐड करते हैं? फैक्ट्री का ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एवरीबडी विल फोकस, प्राइम कॉस्ट में यू विल ऐड फैक्ट्री का खर्चा, बट इफ यू फोकस यू विल गेट gross factory cost. Now there is a difference between item number 6 and item number 9. If you observe, यहां भी फैक्ट्री कॉस्ट है, यहां भी फैक्ट्री कॉस्ट है, बट यहां पर एक शब्द लिखा है ग्रॉस, यहां पर लिखा है नेट। और अगर आप ये दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है? WIP। ओपनिंग WIP को ऐड किया फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैंने पहले ही बता दिया है। व्हेनेवर यू विल सी ओपनिंग स्टॉक इट विल ऑलवेज बी एडेड, एंड व्हेनेवर यू विल सी क्लोजिंग स्टॉक इट विल ऑलवेज बी सबट्रैक्टेड। सवाल आपका ये होना चाहिए, ये WIP को फैक्ट्री के खर्चे के बाद ही क्यों लिया? पहले ले लेना यार, मजा आता है ऐसा। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP, ओपनिंग FG, सब ऐसे पहले ही ले लो। नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। कंपलसरी फैक्ट्री के खर्चे के बाद ही WIP लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि WIP का मतलब क्या है? बन रहा है। बन कहां रहा है? फैक्ट्री। इसका मतलब वो जो बन रहा है उसमें फैक्ट्री का भी कुछ खर्चा तो आया होगा ना, कि नहीं आया होगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे WIP की वैल्यूएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऐड करने के बाद ही हो। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्राइम कॉस्ट में पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद यू विल डू ऐड WIP लेस क्लोजिंग WIP, यू विल गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या ये क्लियर हो गया? आपको ये क्लियर हो गया? जब आप ये इसको लिखेंगे तो मैं वहां पर ब्रैकेट में आपको लिखवा दूंगा कि WIP फैक्ट्री में होता है, और फैक्ट्री में होना इसका मतलब फैक्ट्री का भी खर्चा कंपलसरी है, और इसीलिए इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद कंसिडर किया गया है। क्या ये बात क्लियर है एवरीबॉडी? एक बार कोई बोल सकता है यहां तक पूरा? एनीबॉडी वांट टू ट्राई? कि मैं करना चाहता हूं, मैंने बॉर्नविटा पिया है। एनीबॉडी? कम ऑन यार, इसमें क्या शर्माने का? गलत हुआ तो गलत हुआ, कौन सा इधर उठक बैठक होता है? मैम ट्राई कीजिए।
दैट विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल. परफेक्ट मैम. जय हे जय. प्राइम कॉस्ट के बाद विल ऐड फैक्ट्री कॉस्ट. दैट विल गिव यू. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, जो सपोर्ट दे रहे हैं आप मैम. सो नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर. यहां तक क्लियर है क्या सबको? एवरीबडी, वो चार्ट याद है ना आपको जो मैंने कल बनाया था ऐसा, राइट? सेम वही चार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बराबर है. अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमें सबसे पहले समझना है क्यू आर ए पी. क्यू रैप 10th नंबर का क्यू है, 11th नंबर का आर है, 12th नंबर का ए है और डायरेक्ट 14 पे आने का वो है पैकिंग. राइट? व्हाट इज क्यू? क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब है जब बनता है तो एक बार क्वालिटी चेक्स होता है, तो अब वो खर्चा ऐड होगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट जिस पर्पस के लिए बना था क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है, उसमें कोई और इनोवेशन किया जा सकता है, ऑल योर रिसर्च खर्चा. एडमिन ओवरहेड्स, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस. यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन. सर इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट है? इधर एडमिन ओवरहेड्स है, प्लीज फोकस, इधर भी एडमिन ओवरहेड्स है. देयर आर टू एडमिन ओवरहेड्स. नाउ ये जो एडमिन ओवरहेड्स है, इफ यू ऑब्जर्व ब्रैकेट में लिखा है इज जनरल. यही वो एडमिन ओवरहेड्स है जो हमारा है. हमारा है मतलब ऑफिस वाला, ये है वो, ये ऑफिस वाला खर्चा है एक्चुअली. अभी जब न्यू सिलेबस आया, वो आया था नवंबर 19 में एक बार, तब तक ऐसा दो एडमिन ओवरहेड्स का बाइफर्केशन जैसा कुछ था ही नहीं. देयर वाज ओनली वन. पोस्ट दैट दे हैव डिवाइडेड इनटू टू नाउ. एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एडमिन ओवरहेड्स जनरल. जनरल में आपका और मेरा सीए का फीस, लॉयर का फीस, ऑफिस के खर्चे, लॉयर के खर्चे, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन, बैंक के चार्जेस, ये सब इधर आता है. तो सर ये एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये क्या है? ये आईसीआई को पता था, बट ऐसे 2-3 साल तक उनको खुद को भी नहीं पता था क्या है. एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन में दे आर ओनली गिविंग 2-3 एग्जांपल्स. और अगर आप मॉड्यूल का लाइन इंटरप्रेट करें, समझे, तो वो ये बोलना चाह रहा है फैक्ट्री पर भी पता है एक छोटा सा ऑफिस होता है जहां पर फैक्ट्री का हेड मैनेजर होता है जो सबको इंस्ट्रक्शन देते रहता है. हाँ ये हो गया क्या, अब ये करो, ये करो, वो बेल्ट पे लगाओ, ये करो. जो एक सुपरवाइजरी बंदा होता है, जो हेड मैनेजर होता है, उसको आप एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन में लेते हैं. आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन 3 लाख रुपए ऐसा बोलकर ही डायरेक्ट दे रहे हैं. वो कभी भी अलग से कोई आइटम नहीं बता रहे. बट फिर भी देयर आर 3-4 एग्जांपल्स जो मैं आपको लिखवा के दूंगा. अगर वो आया तो प्लीज मेक अ नोट, आपको इधर लेना है ना कि नीचे. क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं बोला क्यू रैप. क्यू रैप का मतलब क्या है? क्वालिटी, रिसर्च, एडमिन ओवरहेड्स, बट कौन सा वाला? रिलेटेड टू प्रोडक्शन और पैकिंग. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग. इफ यू सी यहां पर द वर्ड इज प्राइमरी. माय फ्रेंड्स, प्राइमरी पैकिंग इधर ही आएगा, और अगर सेकेंडरी पैकिंग रहा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा. सो लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल. सबने पैराशूट, कोकोनट, ब्लू कलर बॉटल देखा है? कितने लोगों ने देखा है? ये नहीं देखा है तो बाहर निकाल रहा हूं मैं अभी. सबने देखा है, बहुत बढ़िया. तो जब वो तेल बनाते हैं और आप जब दुकान में लेने जाते हो तो वो ऐसे आपको बोलते हैं हाँ हाथ आगे करो, ऐसे देते हैं, बॉटल में देते हैं, बॉटल में, राइट? या अगर आप कभी होटल जा रहे हो, आपने कुछ फूड ऑर्डर किया है और आप उससे पिक करने जा रहे हो, पनीर टिक्का, तो वो आपको बोलते हैं कि हाँ हाथ आगे करो, कि कंटेनर में देते हैं, कंटेनर. कुछ चीजों को बेचने के लिए देयर इज अ प्राइमरी पैकिंग इन्वॉल्व. कंटेनर,
पैराशूट का ब्लू कलर का बॉटल, दिस इज ऑल प्राइमरी पैकिंग। रूल कहता है इस प्राइमरी पैकिंग के बिना वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। उनको वो ब्लू बॉटल थोड़ी बेचने का, उनको तो तेल बेचने का है, लेकिन वो ब्लू बॉटल जरूरी है। इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। लेकिन ये जहां पर बन रहा है वहां से हमारे सिटी में कोई पर्टिकुलर स्टोर पर आने के लिए ऐसे सब बॉटल्स ट्रक में ऐसे फेंके जाते हैं कि कार्टून यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े यस बॉक्सेस यूज किए जाते हैं। वो बॉक्सेस हैं सेकेंडरी पैकिंग। बहुत बार ऑयल्स जो है ड्रम्स में ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ड्रम्स में बॉटल में डाला जाता है, दैट इज ऑल सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग अगर है तो वो नीचे आएगा, कहां पर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। प्राइमरी पैकिंग अगर है तो वो क्यूरैप के वहां पर आएगा, यहां पर। कैन यू सी दिस एवरीबडी? तो आप ध्यान से देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट क्यूरैप, यो, क्यू का मतलब, आर का मतलब, ए का मतलब एडमिन ओवरहेड्स बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और पी का मतलब कौन सा वाला पैकिंग? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी पैकिंग है। और एक चीज अपने को लेस करने का, कौन सा? स्क्रैप, क्योंकि स्क्रैप अपना खर्चा कम करता है। तो अगर कुछ भंगार में बेचने का तो बेचेगा, पैसा रिकवर करेगा, पैसा रिकवर हो तो लेस होगा, और फिर हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या यहां तक क्लियर है? अभी फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट से करेंगे, एकदम भजन कीर्तन की तरह करना है। एक बार हम साथ में बोलेंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्या ऐड करते हैं? परचेजेस, फिर क्या ऐड करते हैं? कैरेज। आपको ये मालूम है ना कि आप जोर जोर से बोलोगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। काफी लोग बहुत ऐसा सोफिस्टिकेट, ओ माय गॉड मैं कैसे चिल्लाऊं, मुझे रिश्ते आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, तुझे रिश्ते आएंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। ओके, शर्माना नहीं, ऐसा एकदम रिजर्व रहना नहीं कि मैं कैसे हंसूं, क्या हो जाएगा, हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहते, तू दिखा के तो देख, तेरे तीत करके तो देख एक बार। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू सर? वेरी गुड, ऐसे ही करना है। बट बिना काम का करते नहीं रहना, वरना लोग पागल भी समझते, राइट? तो यहां पर सबसे पहले पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड लेस विल गिव यू। उसमें क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट लेबर। उसमें क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट टेस्ट। ये फैमिली को क्या बोलता है? प्राइम कॉस्ट। क्या बात है। उसमें क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री के खर्चे, जिसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। रुक जाइए, अब ब्रीथ कर लीजिए। हो गया? अब एक तरह का इन्वेंट्री आने वाला है जिसका कुछ तो भी ऐड होगा और किसका भी लेस होगा। आपको याद है? याद कर लिया आपने? बोलने के लिए रेडी है? चलिए, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस दैट विल गिव यू। बस रुक जाइए, ब्रीथ। उसके बाद हमें क्यूरैप लेना है। एक रुक जाइए, क्यूरैप मन में याद कर लीजिए जल्दी से। याद है? करें स्टार्ट। क्यू का मतलब क्या है? आर का मतलब, ए का मतलब एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू, पी का मतलब कौन सी? अरे एक चीज लेस करना है, लेस। ये आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा लगा? अच्छा लगा? बस। कौन है जो ऐसा पूरा एक साथ बोलना चाहेगा? अकेले अकेले। मैम वांट टू ट्राई? ट्राई। एक बार ताले बज ले। बज रही क्या? ऐसा ऐसा क्या? कैसे? रुको, एकदम परफेक्ट है एवरीबडी। एक बार मैं करूं, मेरे को आता है, देखो ना प्लीज। तो एक बार फिर से कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लेना है। आप भी साथ साथ मन में बोलिए। परचेसेस ऐड करना है, कैरेज इनवर्ड ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करना है, और स्क्रैप भी लेस करना है। वो आपको मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसमें आप डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग WIP, आपको मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें क्यूरैप
क्वालिटी, रिसर्च, एडमिन, पैकिंग, स्क्रैप लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके आगे की कहानी बहुत खतरनाक है। क्या हम पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सब लिख लें? आइए चलिए, अपने बुक में फ्रेश पेज, अपने बुक में फ्रेश पेज एक लेना है और you will put the heading cost sheet or slash statement, cost sheet slash statement। और मुझे क्या चाहिए, एवरीबडी इफ यू कुड जस्ट एक मिनट अगर आप मुझे भाव दें, आई वॉन्ट अ नंबर, पर्टिकुलर्स और टोटल कॉस्ट। मुझे इतना डर लगता है भगवान के लिए, क्या वो टोटल कॉस्ट लिखना है क्या? नहीं, मैंने देखा है लोग लिख रहे हैं, नहीं, वो टोटल कॉस्ट ऐसे ही नंबर्स दिए हुए हैं, वो जब हम सम सॉल्व करेंगे वो उसके लिए आपको उसके जगह पे लिखना है एक्स एक्स एक्स, विच इंडिकेट्स कि यहां पर कोई नंबर आएगा। 2 मिनट रुक जाइए, घाई मत कीजिए। आपको क्या स्पेसिफिकली दिख रहा है? देयर आर सम थिंग्स विच आर इन बोल्ड, सो दिस इज बोल्ड, राइट? उसके बाद कौन सा बोल्ड है? वेरी गुड, चश्मे वाले फटाफट। ग्रॉस फॉर कॉस्ट, उसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो बोल्ड में है, अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ये मुझे ब्लू से चाहिए, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से चाहिए, नहीं तो कोई अलग कलर के से चाहिए, जो बोल्ड वाला लिखा है उसके लिए। करेक्ट? कम ऑन, स्टार्ट प्लीज।
डन एवरीबॉडी, परफेक्ट, लिख लिया है सबने? किसी का कुछ बाकी है? आई होप सबने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही लिखा है, उसके नीचे लिखना नहीं था, करेक्ट? स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं, करेक्ट? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही लिखना था, मैंने क्लियरली कहा था। अब चलिए एक बार सबसे पहले कहीं पर आप भी स्टार मार्क करके लिख दीजिए कि ये जो स्क्रैप है वो रॉ मटेरियल का है, पुट यहां पर आर एम, और यहां पर आप प्लीज स्क्रैप लिख दीजिए, पोस्ट प्रोडक्शन स्क्रैप। Put a star mark here, put a star mark here with a different pen, and quickly state that this is a raw material scrap and this is a post-production scrap. Post-production scrap. क्वालिटी कंट्रोल फिनिश गुड्स के बाद अगर होता है तो वो आपका एडमिन में जाएगा, राइट? अभी आई डोंट नो व्हाट क्वालिटी कंट्रोल यू आर इमेजिन, बिकॉज यू से फिनिश गुड्स वंस एवरीथिंग इज डन। बनने के बाद क्वालिटी का क्या करेंगे? आप जब शोरूम में भेज रहे हैं उसके बाद कोई क्वालिटी चेक नहीं होता, राइट? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर द ओनर ऑफ टाटा मोटर्स, सो क्वालिटी चेक्स कब पास होंगे? गाड़ी शोरूम में डिस्पैच होने से पहले होंगे, राइट? भेजने के बाद तो नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाट इट इज, फाइन, क्लियर है एवरीबॉडी? मुझे दूसरा एक चीज चाहिए, WIP जो यहां पर लिखा है आपने, पुट अ कर्ली ब्रैकेट समवेयर, प्लीज राइट अ नोट, या तो फिर वहां पर एक नोट 1 डाल दीजिए, और ये फॉर्मेट के बहुत नीचे, या तो फिर आपको लगता है कि यार वो जगह नहीं बचेगा तो नेक्स्ट पेज पे नोट डाल दीजिए। WIP will always be, WIP will always be taken, WIP will always be taken post factory cost only, post factory cost only, post factory cost only, because it has already been dispatched, because it has already been dispatched from godown to the factory, from godown to the factory, from godown to the factory, and the production process has already started, and the production process has already started, thus incurring factory expense as well, and the production process has already started, thus incurring factory expenses as well. Okay, now अब यहां से आगे का स्टोरी बड़ी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एकदम अच्छी तरह से। अभी आपने ढूंढा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरीबडी फोकस यहां पर, मेरी रिक्वेस्ट है बात ना करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं, प्लीज ध्यान समझिए, इसका बहुत महत्व है अभी आगे आगे, करंट ईयर में जो बनाया उसकी कॉस्ट। लेट इट डाइजेस्ट, क्या बोल रहा हूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं करंट ईयर में जो आपने बनाया उसकी कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करंट ईयर में जो बनाया, बार बार कह रहा हूं, कुछ तो होगा उसमें। अब थोड़ा सोचते हैं, जो करंट ईयर में बनाया हमें वही बेचना है, या फिर लास्ट ईयर बनाया बट नहीं बिका वो भी बेचना है? आप बताइए क्या करना है? मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, करंट ईयर में मैंने 1000 कार्स बनाई, माय फ्रेंड्स, इंग्लिश में वो 1000 कार्स बनाने की कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो ये चैप्टर पूरा ही आपको समझ गया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, करंट ईयर में आपने बनाई 1000 कार्स, 1000 कार्स बनाने की कॉस्ट को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट 100 कार्स मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, यार मैं कहूंगा लास्ट ईयर मैंने 5000 कार्स बनाई थी,
उसमें से 100 कार 100 कार्स अभी भी ऐसे के ऐसा पड़ा है। माई क्वेश्चन टू यू इज, मुझे सिर्फ करंट ईयर की 1000 बेचनी है या करंट ईयर की 1000 और पिछले साल का 100 कार जो मेरे पास पड़ा है मुझे वो भी बेचना है? मुझे वो भी बेचना है ना? आप ये एग्री करते हैं ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वेट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? करंट ईयर का कार प्लस पिछले साल का कार इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ कार्स अवेलेबल फॉर सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में बहुत दिक्कत होगा, एंड यू नो दिक्कत कब होगा? जब मैं सीए फाउंडेशन का फीफो वेटेड एवरेज लाऊंगा तब। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है करंट ईयर की, और ओपनिंग स्टॉक होता है लास्ट ईयर का। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए ओपनिंग स्टॉक तो करंट ईयर का होता है ना। ये ओपनिंग करंट ईयर का मतलब लास्ट ईयर का ही हुआ ना, तभी तो उसको ओपनिंग बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्यों बोला है? उसको समझ में आया अवेलेबल फॉर सेल? मैं ऐसा बोलता हूं, लेट्स टेक अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल। यू एंड योर सिबलिंग, घर में फ्रिज है? नहीं है। कल रात में जब आप सो रहे थे, आप और आपका भाई बहन जो भी है, आपने फ्रिज खोलकर देखा 2 कैडबरी थी, आपने फ्रिज बंद कर दिया। आज सुबह जब उठे तो कॉमन सेंस कितनी रहेगी? 2। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि नहीं रहेगी, आपको नहीं मालूम है सर हमारा भाई कैसा है, बुक्कड़ है बुक्कड़। नहीं, कल आपने 2 देखी तो आज भी 2 ही होगी ना। 1 मिनट, अभी आप यहां से घर जाएंगे, घर जाते थे आप और 3 कैडबरीज लेंगे, आपने वो भी फ्रिज में रखी। माय फ्रेंड्स, गिव मी एन आंसर, हाउ मेनी कैडबरीज आर अवेलेबल टू ईट? ये समझता है लोगों को, लेकिन यही कॉस्टिंग का बोले तो नहीं नहीं कुछ तो अलग हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? कल के 2 कैडबरी और आज जो 3 कैडबरी खरीदा, ये 5 का 5 कैडबरी तुम खा सकता है। ये 5 का 5 कैडबरी इज अवेलेबल फॉर, अरे ये सर नो। कॉस्ट शीट भी एकदम परफेक्टली यही बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है करंट ईयर का मटेरियल, करंट ईयर का लेबर, करंट ईयर का एक्सपेंस, करंट ईयर का फैक्ट्री, करंट ईयर का क्यू रैप, इस करंट ईयर का कॉस्ट, उसमें यू ऐड लास्ट टाइम का, तो उसको हम कॉस्टिंग की भाषा में कहते हैं कॉस्ट ऑफ, आराम से, कॉस्ट ऑफ क्या? गुड्स। बट देन अब मैं उसको क्या बोलूंगा? अवेलेबल फॉर सेल। 1 मिनट, इसका मतलब आपको ये समझ रहा है ना? जब मैं अवेलेबल फॉर सेल बोल रहा हूं तो करंट ईयर का प्लस लास्ट ईयर का, अब इसमें दोनों आ गया, यस और नो। 2 मिनट हम फिर से एग्जाम्पल पे चलते हैं। कितने कैडबरी थे आपके? आपने अभी कितने खरीदे? फ्रिज में डाला तो कितने हो गए? वेट, उसके बाद आप पढ़ाई करने लग गए, आपने कहा पढ़ना है, कॉस्ट शीट पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर है, डिनर हो गया, उसके बाद आपने सोचा एक बार सोने से पहले क्लोजिंग तो देख लूं। आपने फ्रिज खोला और जो सबसे बड़ा झटका लगा आपको वो ये था, फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉकलेट बचा है। डू नॉट शाउट, रेज योर हैंड्स। वो जो आपका छोटा भाई बहन, जिसे हम इंग्लिश में स्लेव कहते हैं, उसने कितने चॉकलेट्स खाए हैं? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। उसने कितने चॉकलेट्स खाए हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। उसने कितने चॉकलेट्स खाए? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये बहुत टफ है। इसके लिए लोग सोच रहे हैं हाथ ऊपर करो कि नहीं। आधे एक अलग ही डिमोटिवेशन में चले गए, मैं ही छोटा हूं, क्या क्या इसने मुझे ही स्लेव बोल दिया? अरे भाई फोकस करने भाई टॉपिक पे। कितने चॉकलेट्स खा लिए गए हैं? कौन बताएगा कितने चॉकलेट्स खा लिए गए? मॉरल ऑफ स्टोरी, क्वेश्चन पे जरा देखिए, जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे वो तुरंत क्या बोल देता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। तो आपके फ्रिज में 5 चॉकलेट्स थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1, इसका मतलब चॉकलेट्स कितने? ऑटोमेटिकली कॉस्ट शीट आपको नंबर फेंक देगा।
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? अभी मैं फीफो वेटेड एवरेज वगैरह कुछ लाता नहीं हूं तो कल से लोग बोलेंगे मैं नहीं आ रही, ये तो फिर से फाउंडेशन शुरू कर रहा है। वेट, धीरे धीरे करेंगे। बट मेरे को आपको ये समझ में आ रहा है क्या, ये जो एंगल है ना, ये जो ब्रिज है ना, ये बहुत 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 बाप रे बहुत टफ ब्रिज है ये। इधर से इधर जाना मतलब टेंशन वाला काम हो सकता है, राइट? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यस, क्योंकि ये अब मैं थोड़ा सा अगर फास्ट फास्ट बोल दूं और आपको समझा तो ठीक, ना तो फिर कल तो मुझे फिर से बताना ही है। हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब करंट ईयर में जो बना वो है 13 रुपीज पर यूनिट, और ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल बना वो था 10 रुपीज पर यूनिट। मतलब मेरे फ्रिज में 10 रुपए वाली भी चॉकलेट है और 13 रुपए वाली भी चॉकलेट है। अब आप भी समझ रहे हैं, अगर क्वेश्चन ने कहीं पर चुपचाप लिख दिया फीफ हो, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी वाली चॉकलेट खाई गई थी और कौन सी वाली चॉकलेट रह गई है। उसी से तो निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, और वो सही निकला तो क्या सही निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर करंट ईयर में जो आपने चॉकलेट बनाई उसकी कॉस्ट है 13 रुपए, और लास्ट ईयर जो आपने चॉकलेट बनाई जो बिकी नहीं, जो आज बेचनी है, उसकी भी कॉस्ट है 13 रुपए। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पूरा का पूरा सबका सब चॉकलेट 13 रुपए। तो फिर अब क्वेश्चन हमें फीफो बोले, वेटेड बोले, लीफो बोले, कि कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क ही नहीं गिरता, बिकॉज हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी क्या वैल्यू पे वैल्यू होगा? 13 रुपए। बहुत बढ़िया। मजा तो तब आएगा क्वेश्चन में जब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ और है और करंट ईयर में जो बनाया उसकी कुछ और है। तब ये क्वेश्चन में पढ़ना और समझना जरूरी हो जाएगा कि क्वेश्चन मुझे कौन सी मेथड से सॉल्व करने बोल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन भाई वो सब तो जाने दो, वो बहुत की दूर की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे ये रास्ता और ये रास्ता बहुत क्लियर हुआ है क्या? मेरे को पहले ये बताइए। इसको रास्ता क्लियर करना है तो आपको सिर्फ मन में चॉकलेट लेना है। आपको बोलना है करंट ईयर में मेरे पास कितने चॉकलेट थे? 2। आप बोल रहे हो 2। और लास्ट टाइम कितने थे फ्रिज में? कितने पड़े आपके पास? 3 पकड़ लो, तो 3 लास्ट टाइम थे, और आज अपने करंट ईयर आप घर जाते थे आपने और 2 खरीदे, तो टोटल चॉकलेट जो आप खा सकते हैं वो कितने हैं? 5। इसीलिए उसको इंग्लिश में कहा गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन इंग्लिश, आई एम रेडी टू सेल 2 चॉकलेट जो मेरे पास पहले से था, और आई एम ऑल्सो रेडी टू सेल 3 चॉकलेट जो मैंने करंट ईयर में बनाई है। मेरे को तो सभी बेचना है, यस और नो? जिनके भी मम्मी पापा का कोई ना कोई बिजनेस है, रात में जब आप शटर बंद करते हो और उसमें जो माल पड़ा है, अगले दिन जब आप शटर ओपन करते हो तो आपको वो बेचना है कि नहीं बेचना है? कि आपने शटर बंद किया और आपने बोला खत्म, दिन खत्म, माल खत्म? ऐसा नहीं होता है भैया। जो क्लोजिंग है अगले दिन का ओपनिंग भी है वो भी बेचना है, और जिस दिन पापा गए दुकान पे या जो भी सेटअप है आपका, और उस दिन जो परचेज करेंगे वो परचेज वाला माल भी बेचना है, लास्ट टाइम वाला भी बेचना है। तो कोई पूछेगा कि क्या माल अवेलेबल है, तो पूरा इज अवेलेबल फॉर सेल, ओपनिंग इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल, करंट ईयर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन माइनस करेंगे जब रात में दुकान देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कितना माल बिक चुका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ये क्लियर एवरीबडी? ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है बिकॉज ये पहली बार यहां पर आया। क्या ना, इसे ऊपर ऐसा सब नहीं था ना? ऊपर कैसा था? ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, बीच में कुछ भी टेंशन रहता नहीं। इधर आ जाता है, इधर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या हिंदी में एक बार मुझे बताइए ना प्लीज। ये हिंदी में बहुत तकलीफ देगा बाद में आगे। क्या मतलब उसका? क्या मतलब होता है? जो करंट ईयर में बनाया उसका। तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है ना, जरा ब्रैकेट में आपको जो लैंग्वेज में चाहिए आप लिख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, तमिल, जो लैंग्वेज में। क्या लिखना है मैं आपको बता दूं, करंट ईयर में जो माल बनाया उसका कॉस्ट। ये हिंदी में आप लिख सकते हैं। जिनको इंग्लिश लिखना है कि नहीं रे मैं तो CBSE ICSE से हूं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स दैट वर करंटली प्रोड्यूस्ड। मराठी में आप लिख सकते हैं करंट ईयर मध्ये बनवलेलं युनिट्सचं कॉस्ट। बरोबर है? संस्कृत में भी आप लिख सकते हैं करंट ईयर बनोती त्याची कॉस्ट होती। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, जैसा चाहिए वैसा लिखिए, बट उसको प्रॉपरली लिखना है। मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कहीं तो भी लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि कल ये समझ में बहुत दिक्कत देगा। करंट ईयर में जो बनाया उसकी कॉस्ट। एवरीबडी विथ मी, कम ऑन, नेक्स्ट लाइन प्लीज ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कीप सम स्पेस, वी हैव टू राइट उसके बाजू में भी थोड़ा सा। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, और अब ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG के ब्रैकेट में आप लिखेंगे
goods which were produced last year but still not sold. Goods which were produced last year but वो नहीं बिका. कॉमन सेंस, इसलिए तो आज वो ओपनिंग है. Goods which were produced last year but were not sold. That's very perfect. बराबर. मेरे को वो भी बेचना है बॉस, और जो मैंने करंट ईयर में बनाया मेरे को वो भी बेचना है. तो जब दोनों ही बेचना है, इसीलिए मैं उसको क्या बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और चाहे तो उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रेडी टू सेल बोथ करंट ईयर प्रोड्यूस्ड यूनिट्स प्लस लास्ट ईयर अनसोल्ड यूनिट्स. रेडी टू सेल बोथ, मैं दोनों बेचने के लिए रेडी हूं. करंट ईयर प्रोड्यूस्ड यूनिट्स प्लस लास्ट ईयर प्रोड्यूस्ड एंड अनसोल्ड यूनिट्स. लास्ट टाइम का बना हुआ बट नहीं बिका वो भी बेचने का है, करंट ईयर में जो बनाया वो भी बेचने का है. इसलिए तो उसको इंग्लिश में लिखा गया अवेलेबल फॉर सेल. और वो अवेलेबल फॉर सेल को थोड़ा सा ऐसा ऐसा घोट दो, थोड़ा सा कुछ कर दो, गिचमिच कर दो, लगना चाहिए कोई आपकी बुक्स को जेरोक्स करे तो माय गॉड क्या नोट्स बना रहा है ये. तो अवेलेबल फॉर सेल थोड़ा सा अच्छा हाईलाइट कर दीजिए, इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल दीजिए, अवेलेबल फॉर सेल. सॉर्टेड है. नेक्स्ट लाइन, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. less closing stock of finished goods, and that gives you cost of goods sold. और ये sold को थोड़ा सा ऐसा I want कि आप उसको थोड़ा सा एक बॉक्स बना लें, सर्कल बना लें, या इन्वर्टेड कॉमास में लें सोल्ड को, कि भाई मुझे समझ गया कितना माल मैंने बेच डाला. एंड डू यू रिमेंबर द, एक घंटे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, चॉकलेट्स कितनी बेची याद है? हमने एक पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझा और देखा कि हम वही कॉस्ट कंसिडर करते हैं जो हमने बेचा. तो जो लोगों ने बोला कि सर हमने प्रॉफिट कमाया, आपने कौन सी चॉकलेट्स की कॉस्ट कंसिडर करी? पूरी चॉकलेट्स की कि वही चॉकलेट्स की जो आपने बेची, जो चॉकलेट्स बेची? इसलिए तो वो कह रहा है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आई विल ओनली कंसिडर द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आई हैव सोल्ड. इसका मतलब 50 चॉकलेट या 500 चॉकलेट या 1000 चॉकलेट, 500 चॉकलेट्स. हम जो चॉकलेट्स हमने बेची बस हम उसी का कंसिडर करेंगे, राइट? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सॉर्टेड है. मैं एक चीज बोलूंगा, मैं हर बैच में बोलता हूं, तुम्हारे जितने भी सीनियर्स है, भाई बहन, सबको पूछ लो. मैं हमेशा बोलता हूं कंसेप्ट बुक बनाना चाहिए. एक कंसेप्ट बुक क्या होता है? एक 100 पेजर बुक होता है जो आपके डेस्क के नीचे होता है. जब भी मैं ऐसा कुछ चिल्ला रहा हूँ, फोनेटिक्स, मेरा आवाज ऊपर नीचे हो रहा है, मैं कुछ चीजें बोल्ड कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं कुछ JF के बोल रहा हूँ, यू नो JF के, जस्ट फॉर नॉलेज. कुछ ऐसी चीजें जो समथिंग विच इज may not be relevant from an exam perspective but something which is very much relevant from a आपका इंटर्नशिप पर्सपेक्टिव या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आपने उसको लिखते रहना चाहिए. जब भी मैं कुछ ऐसी बोल रहा हूँ, आपको लगता है यार इसने कुछ नया फॉर्मूला दिया, इसने कुछ नया बताया, आपने वो बुक में लिखते रहना चाहिए. इट्स लाइक जिसको हम बोलते हैं ना जूस नोट्स, जो सारे पूरी चीज को एक स्मॉल फॉर्म में कंप्रेस कर ले, तो आपके लिए वो बहुत ईजी होगा बाद में रिवाइज करने के लिए. बात समझ में आ रही है? अब इसके पहले कि हम ये आगे जाए, ये एरिया जो कि इतना सा ही छोटा सा पार्ट है बट हम इसके ऊपर 15 मिनट से बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपको ये क्लियर हो गया? आपको कहीं पर चाहिए, मुझे ये बोलना है, कभी भी शर्माना नहीं है. हम कुछ लिखते हैं तो कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा बाजू वाला क्या सोचेगा? बिल्कुल सोचने का, सोचने दे. बाजू वाला आज बाजू में बैठा है, बाद में थोड़ी रहेगा. ये जर्नी पता है ना आपको कैसी है, बहुत खतरनाक होती है. तो समझ रहे हो, दिल पे मत ले. हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको अगर कहीं पर चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे पास 2 चॉकलेट पहले थी, फिर 3 चॉकलेट्स मैंने खरीदी, तो मेरे पास टोटल 5 चॉकलेट्स थी विच वर अवेलेबल टू ईट. मेरे भाई ने क्या किया मालूम नहीं, लेकिन जब मैंने रात में फ्रिज खोला तो 1 चॉकलेट ही बची, इसका मतलब 4 चॉकलेट खा लिया. आपको वो एग्जाम्पल कहीं पे लगता है कि मैं, क्योंकि हमेशा बच्चे पढ़ते हैं फ्रॉम अ प्रेजेंट पर्सपेक्टिव. प्रेजेंट पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है आपको समझ रहे हैं? आपको ये मैं इंटरव्यू में बताता हूं. अभी आज जब ये पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं ना, आपको लगता है बाप पढ़ा रहा है, बाप 1 नंबर. लेकिन जनवरी में मेरे को बहुत हिकअप्स आते हैं, क्योंकि जनवरी में जब आप घर बैठते हो फिर लोग बोलते हैं साले ने क्या किया, क्या मालूम, कुछ तो भी चुला रहा था, चॉकलेट चॉकलेट, यहां तो कुछ भी नहीं समझ रहा.
क्योंकि आप है ना प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से सीख रहे हो, आपको आज बहुत अच्छा लग रहा है, आपको आज बहुत मजा आ रहा है, आपको आज अच्छा समझ रहा है ना, तो आप छोटी छोटी चीजों को भी ऐसा सोचते हो, इसमें क्या लिखने का, कुछ ही जितना, एक चॉकलेट दो चॉकलेट, वो तो समझा। तो ये सोच तुझे अगले एक साल तक इसको याद रखना है, तो नोट्स हमेशा ऐसा बनाओ कि आज से 7 मंथ्स बाद जब मैं बुक ओपन करेगा तब मेरे को याद रहेगा कि ये सब उस पर्सपेक्टिव में ही नोट्स बनाने चाहिए। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? बाकी आपका कॉल है, मेरा काम है बताना। तो ये क्या क्लियर हो गया आप सबको? उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू ऐड, राइट? अब ऑब्वियसली माल क्या हो गया, बिक चुका है, और बिक चुका है उसके बाद दो खर्चे हैं, एडमिन, सेलिंग एंड इंटरेस्ट। कम ऑन प्लीज ऐड एडमिन ओवरहेड्स जनरल, add selling, distribution and marketing, add your interest, that will give you cost of sales, that will give you cost of sales. Add admin overheads general, add selling, distribution and marketing overheads, add interest cost. Now that should give you cost of sales. Cost of sales. Perfect. Intentionally leave one line, continue with the same pen, sales, and this profit should be with a different pen, जहां पर आप लिखेंगे profit और ब्रैकेट में balancing figure. This will be your balancing figure. This should match with the ICI solution. Balancing figure. Sorted. Yes everybody. तो होल फॉर्मेट एकदम क्लियर है सबको? एक बार हम फिर से एक बार दो बार बोलेंगे फिर जाएंगे। क्या रेडी है सब लोग बोलने के लिए? अच्छी तरह से देख के भी आप बोल सकते हैं, दिख रहा है? नाइस नाइस। तो सबसे पहले एक मैं बोलता हूं, एक आप बोलिए, करेंगे ऐसा अंताक्षरी? चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड कैरेज इनवर्ड, लेस स्क्रैप विल गिव यू, add direct wages will give me prime cost, will give me gross factory cost, less closing WIP will give you। यहां तक सॉर्टेड है, ये एक एस्पेक्ट हो गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचना है, एक एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद आपका आता है क्यू रैप, करेक्ट? क्वालिटी, पैकिंग, admin overheads related to production, please पूरा बोलिए, related to production, less scrap will give you cost of production। बड़ी cost of production को हिंदी में क्या बोलते हैं? करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट है ये, आप इसको हल्के में मत ले, बाद में जब सम आएगा तो बहुत तकलीफ होगा। क्लियर है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है करंट ईयर में जो बनाया वो बेचना है कि नहीं बेचना है? बेचना है। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो लास्ट ईयर बनाया बट नहीं बिका, बट करंट ईयर में ये भी बेचने का है, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, विच इज एन एडिशन ऑफ बोथ, करंट ईयर में जो बनाया और बेचने का है, और लास्ट ईयर जो बनाया जो नहीं बिका वो भी अभी बेचने का है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, विच इज 2 + 3 5 चॉकलेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो अंत में चॉकलेट्स, जो गाड़ियां आपके पास बच गई तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Once you get the cost of goods sold, you add admin general, you add selling, you add interest, you get cost of sales or total cost, you will be given sales, profit is your BALFIC। क्लियर? पक्का एकदम चकाचक टकाटक। इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, एकदम परफेक्ट। अब होगा क्या, जब हम कल इसको सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ऐसे वो आपको बहुत सारे अलग आइटम्स देंगे जो ये फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड,
दिस इज एन एक्सपेंस। और हमें पता नहीं चलेगा ये कहां लेना है, ऐसा बोल देंगे जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कहां लेना है ये पता नहीं है। तो कल मैं आपको क्या करूंगा, जैसे हम आएंगे आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा। क्या लिस्ट दे दूंगा? डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, फैक्ट्री में क्या आता है, एडमिन में क्या आता है, सेलिंग में क्या आता है, रिसर्च में क्या आता है, क्वालिटी में क्या आता है। मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा, हम उस लिस्ट को देख लेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन आएगा हमें बार बार ये फॉर्मेट बनाना है और प्रॉफिट का फिगर निकालना है। क्या ये क्लियर है? पक्का? अब मैं अगर आपको कुछ होमवर्क दूं तो आप करेंगे क्या? यस करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे 3 फॉर्मेट्स चाहिए। ये जो आपने बनाया ना, मुझे 3 फॉर्मेट चाहिए। भगवान के लिए फॉर्मेट के बाजू में एक्स एक्स करके नहीं आना है, क्योंकि वहां नंबर अब लिखना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो एक पेज पर पूरा फॉर्मेट होगा, बाजू के पेज पे एक फॉर्मेट होगा, और नेक्स्ट पेज पे एक फॉर्मेट होगा। 3 फॉर्मेट्स आप कल बनाकर आएंगे, जिससे हम लोग पहले एक बार लिस्ट लिखेंगे और फिर फॉर्मेट शुरू करें। राइट? 1 मिनट सर, कैन यू गिव मी अ बुक? ये इसने यहां पर अगर आप देख सकते हैं फॉर्मेट बनाया हुआ है। फॉर्मेट बनाने के बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड, मुझे 2 साइड्स, 2 पेज नहीं, 2 साइड्स ब्लैंक चाहिए, क्योंकि वो जो मैं लिस्ट आपको दूंगा पहले वो यहां पर आ जाएगी। लिस्ट एक बार आ जाए उसके बाद आप यहां पर एक फॉर्मेट बनाएंगे, यहां पर एक फॉर्मेट बनाएंगे, और नेक्स्ट पेज पर एक फॉर्मेट बनाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।